ओके, सो नाउ वी आर स्टडिंग काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो पहला काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बताइए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट सही है। सो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए प्लीज़। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला लिखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होगा? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, और ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? when it has all the essential elements of a valid contract, when it will be enforceable by law, when it has, मैं लिख दे रहा हूँ, it has all the essential elements of a valid contract given under section 10। सेक्शन 10 में कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स गिवन। अगर वो सारे एसेंशियल्स हैं तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और वो एसेंशियल्स क्या हैं? वही सब है, टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, है ना, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 में ये गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो पहला काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा लिखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क पूछा जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा लिख दीजिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जो अब लॉ से इन्फोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या? अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी को किडनैप करने का, तब ये तो वॉइड है, ये तो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? अनलॉफुल है, तो ये तो वॉइड हो गया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है माइनर के साथ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। किडनैपिंग वाले केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? माइनर के केस में भी वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का मतलब क्या है? कि आप उसको कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। ठीक है, आप उसको कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ठीक है, अब दो सिचुएशन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड हो, या जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय तो वैलिड था। ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था उस समय तो वैलिड था, लेकिन बाद में कोई सिचुएशन ऐसा हुआ कि ये वॉइड हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय तो वैलिड था, बट बाद में कुछ ऐसे सिचुएशन हुए कि ये वॉइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये दोनों ही केस में ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा। मान लीजिए, मैं आपको अब एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका SOL की क्लासेस है, आपने सोनू निगम को बुलाया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सोनू निगम के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। सोनू निगम पसंद है कि कोई और सिंगर पसंद है? कौन सा आप लोगों को सिंगर अच्छा लगता है?
एक दो लोग बता दो। अरिजीत सिंह, अफसाना खान, श्रेया घोषाल। ठीक है, हो गया, समझ गया मैं। तो मान लीजिए अरिजीत सिंह के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अरिजीत सिंह के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप कॉलेज फेस्ट में आके गाना गाएंगे, आपने पैसे भी दे दिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, सब कुछ लॉफुल है। कॉलेज के फेस्ट के दिन वो आके गाना गाता, बट 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तब बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अब वो सिंगिंग हो ही नहीं सकती, कोई ऐसे इवेंट हुए कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो अरिजीत सिंह को पैसे रिटर्न करने होंगे, बट आप उसको कोर्ट केस करके कंपेल नहीं कर सकते, भाई तेरे को कॉन्ट्रैक्ट या आके गाना पड़ेगा। भाई अब तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया। अगर अरिजीत सिंह सही होता, उसको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और उसको बस मन नहीं है जाके गाना गाने का, थका हुआ है, बुखार है, उसको फीवर है, अगर सिंपल फीवर है तो वो मना नहीं कर सकता, उसको आके गाना गाना पड़ेगा क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बात समझ में आ रही है? आपने भाई इवेंट किया है, फेस्ट किया है, इतने लोगों का टिकट खरीदा, खर्चा किया है। अगर अरिजीत सिंह लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दे कि किसी की डेथ हो गई है या मेरे को कहीं और जाना होगा, मैं बहुत दुखी हूँ, वो ये में से कोई बहाने नहीं बना सकता। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसको लीगली आके गाना गाना पड़ेगा। सर बट अगर उसके मतलब उसके पास एक्सक्यूज है और वैलिड एक्सक्यूज है फिर भी, कौन सा वैलिड एक्सक्यूज, कैसा वैलिड एक्सक्यूज? जैसे उसके यहाँ डेथ हो गई है हाँ या नहीं नहीं, फिर फिर उसकी भी उसको तबीयत। आके गाना पड़ेगा। एक ही एक्सक्यूज चलेगा, इम्पॉसिबिलिटी, कि उसको एक्सीडेंट हो गया, वो बेटर, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तब तो आके गाना नहीं गा सकता ना। या उसको कोई बीमारी हो गई, हार्ट अटैक पड़ गया है ना, अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो आके गाना नहीं गा सकता। बस उसके ऊपर कुछ हो जाएगा तभी, उसका गला ही बैठ गया, गले का कैंसर हो गया, तब अब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई, इम्पॉसिबिलिटी हो गया। बट इसके अलावा और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उस दिन आके आपको गाना गाना पड़ेगा। अगर कोई सिंगर कैंसिल करता है तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। अगर कोई सिंगर कैंसिल करता है तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। अगर वॉर का टाइम है तब तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया ना, तब तो वो आके गा नहीं सकता, वो बस पैसे रिटर्न करेगा, उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना। लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से आप नहीं आके गाए, आपको पैसे भी रिटर्न करना है और दूसरा अगले पार्टी का जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में पैसा खर्चा हुआ उसका कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये क्या चीज़ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट बाद में कोई ऐसा इवेंट हुआ कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है बनना। ठीक है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है परफॉर्म करना, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए दो कंपनी ने ट्रेड किया, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया, इंडिया की एक कंपनी है, एक कंपनी पाकिस्तान की है, जब सिचुएशन अच्छी थी। ठीक है, इन्होंने ट्रेड किया कि हम आपको इतना केजी वीट का देंगे, मतलब गेहूं और राइस का इतना क्विंटल ऑफ राइस एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वॉर हो गई, तब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो वो वैलिड था, बट अगर दोनों वॉर में है तब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम इवेंट, जिसकी वजह से अब ये इम्पॉसिबल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट करना। बात समझ में आ रहा है? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दो वजह से हो सकते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर सकते, कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से वॉइड था। स्टार्टिंग से कब वॉइड होगा, जब आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, जब आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हो जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, या आपने कंसिडरेशन इलीगल दिया हो,
तब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है स्टार्टिंग से ही। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जब बने थे उस समय वैलिड थे, बट बाद में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिस वजह से वो वॉइड हो गए। जैसे मैंने आपको अरिजीत सिंह का एग्जांपल दिया, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड था, वो आके गाना गाता, अब 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास हॉस्पिटल के बिल्स हैं, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, आप जाके देखे भी। अब आप उसको बोल नहीं सकते ना कि भाई अब तुम आके गाना गाओ, या आप उसके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकते, वो अपना हॉस्पिटल का बिल दिखा देगा कि मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में था, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देगा कि मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मेरे को देख रहे थे, डॉक्टर्स का रिपोर्ट ले लेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में जो उसने पैसा एडवांस मनी लिया उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा, बट उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा। इसमें जो लॉस होगा वो ऑर्गेनाइजर का हो जाएगा, जो भी उसने इवेंट के लिए खर्चा किया था। बट अगर अरिजीत सिंह अपने मन से बोले मेरे को नहीं आना, खुद से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो हुआ नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था। आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल किया है तो फिर आपको कॉम्पनसेशन भी पे करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कि जब आपने लेट से आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये दवाइयाँ खरीदेंगे आपसे, आपने पैसा दिया, एक दर्द की दवाई होती है कॉम्बी फ्लेम, हम आपसे वो खरीदेंगे, मेडिकल कंपनी ने दूसरी मेडिकल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के हफ्ता भर बाद जब डिलीवरी होनी थी, उसी समय लॉ आ गया कि कॉम्बी फ्लेम दवाई खरीदी बेची नहीं जा सकती, ये बैन हो गई है। तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, है ना। अगर आपने कोई पैसा दिया, पैसा वापस कर लीजिए, क्योंकि अब तो कानून आ गया है, नहीं बेची जा सकती। जैसे बिहार में लिकर बैन है, तो जब लिकर बैन नहीं थी, अगर उस समय किसी ने ट्रेड किया है लिकर खरीदने का, है ना, तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बट जिस दिन डिलीवरी होनी थी, अगर उसी दिन गवर्नमेंट ने कानून लागू कर दिया कि अब से बिहार में अल्कोहल बैन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय वैलिड था, बट बाद में ड्यू टू सम इवेंट वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? ठीक है। अब आपको पढ़ना है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों का डिफरेंस बहुत पूछते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जनरली उन केसेस में होता है जहां पे कंसेंट फ्री नहीं थी। फ्री कंसेंट वाले केसेस क्या क्या बताए थे? 5 केसेस बताइए, किसी को याद है? एनीवन हु रिमेंबर्स? जल्दी जल्दी बताइए, लिखना मत, बस बताना, ठीक है। चैट बॉक्स में सिर्फ मैं लिखूंगा, आप लोगों को नहीं लिखना। फ्री कंसेंट कब कब फ्री कंसेंट नहीं होता, बताइए। श्रुति आप बताइए। एनीवन? आज मॉर्निंग क्लास में ही लिखवाया था। मुस्कान कह रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही। तो मुस्कान ये बात आप बोल भी सकती है ना, आप बोलिए माइक ऑन करके। हेलो हाँ जी। सर, आपने 5 पॉइंट लिखवाए थे इधर, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। वेरी गुड। अब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कॉर्जन है, कॉर्जन। कोएर्जन कहते हैं, कोएर्जन, ठीक है। ठीक है मुस्कान, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये वही केसेस में होते हैं जनरली जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होता एक पार्टी का। अब जिस पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है उस पार्टी का तो एग्रीव्ड पार्टी है ना। मान लीजिए 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया,
अब एक पार्टी का कंसेंट आपने जोर जबरदस्ती से लिया कोएर्जन के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू, तो जिस पार्टी का कंसेंट फ्रॉड के थ्रू लिया गया है वो पार्टी क्या है? एग्रीव्ड पार्टी, उसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, अब देखो फ्री कंसेंट जहां नहीं होता वहां लॉ एक मौका देती है उस एग्रीव्ड पार्टी को कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात है फ्री कंसेंट कब कब नहीं होगा? जब जब कोएर्जन हुआ है। कोएर्जन, कोएर्जन का मतलब फिजिकल इंटिमिडेशन, डरा धमका के मार पीट के कुछ किया है, या फिर फ्रॉड हुआ है, धोखे से उसका कंसेंट लिया है, या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मतलब उसमें धोखा देने का इंटेंशन नहीं था बट उसको इनोसेंटली अगले पार्टी को लग रहा था कि जो वो बोल रहा है वो सही बोला जबकि वो गलत बोल रहा था, उसके बेसिस पे कंसेंट दिया गया, तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन भी आपका फ्री कंसेंट तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि आपने जो कंसेंट दिया वो मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस में दिया। अगले ने जो बात बताई वो गलत थी बट अगले को खुद वो बात सही लग रही थी, उसकी भी गलती नहीं है बट बात तो गलत थी ना, तो इसीलिए ये भी फ्री कंसेंट नहीं होगा। या मिस्टेक, मिस्टेक से कुछ हो गया। ठीक है, अब अगर फ्री कंसेंट जिस भी पार्टी के साथ गलत हुआ है उस पार्टी को हम ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और अगर आप चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखने से पहले एक बार समझ लो, मान लो दो पार्टी है ए एंड बी, ए एंड बी दो पार्टी है। ठीक है, बी ने जोर ज़बरदस्ती से ए से साइन कराया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में। अब अगर ए कोर्ट जाता है कि मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है तो कोर्ट ए को मौका देगा कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या पता बाद में कोई सिचुएशन बदल गई हो और अब ए का मन हो कॉन्ट्रैक्ट करने का। जब कंसेंट लिया गया था उस समय तो जोर ज़बरदस्ती थी बट क्या पता बाद में उसका मन हो कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो उसको मौका दिया जाएगा कि क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अगर ए बोलता है कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। बट ए बोले कि नहीं मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई थी, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लिखो डेफिनेशन इसका, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। एन एग्रीमेंट enforceable by law at the option of one party but not at the option of other party। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के ऑप्शन पे वैलिड हो सकता है। वो पार्टी कौन सी है? एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया गया था, बट दूसरा पार्टी चाह के भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता। जिसने गलत किया है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता, बट जो एग्रीव्ड पार्टी उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहता है या नहीं। अगर वो चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जिस पार्टी के पास ऑप्शन है वो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ था, उनको ऑप्शन मिल जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, ओके, वेरी गुड। सर एक बार फिर से समझा देना। नहीं समझ में आया? नहीं, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा अब इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय तो वैलिड था, बट बाद में कोई ऐसे इवेंट हुए कि अब दोनों पार्टी चाह के भी
दोनों पार्टी चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे अगर मान लो ए दिल्ली में है, उसने बी बिहार में है, बिहार के साथ अल्कोहल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको इतना अल्कोहल बेचूंगा, आप इतना पैसा मेरे को देना। तो अल्कोहल तो उस समय वैलिड था, बट कॉन्ट्रैक्ट के 2 दिन बाद ही बिहार गवर्नमेंट में बिहार में अल्कोहल बैन कर दिया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। जब बना था तब तो वैलिड था, बट उसके बाद बिहार ने बैन कर दिया, तो अब ये क्या हो गया? वॉइड हो गया, है ना। अब दोनों पार्टी चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों पार्टी चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का केस है। बात समझ में आ रही है? अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया था, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो वैलिड था। अब सिंगिंग इवेंट के 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। अब अरिजीत सिंह चाह के भी गाना नहीं गा सकता, या इवेंट वाला चाह के भी उसको बुला नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों पार्टी चाह के भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जहां पर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी का कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया है, फ्रॉड से लिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है, मिस्टेक से लिया, जैसे भी लिया, जिसका कंसेंट फ्रॉड या कोर्जन से लिया गया वो एग्रीव्ड पार्टी है ना। तो यहां पर जो पार्टी ने गलत किया वो तो कुछ नहीं कर सकती, बट जिसके साथ गलत हुआ है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकती है, उसके पास अभी भी ऑप्शन है, या वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकती है। अब ये उसके ऊपर। बट वॉइड वाले केस में अगर वो इवेंट हो गया वॉइड वाला, तब दोनों पार्टी चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। मान लो ए जो दिल्ली में था और बी जो बिहार में था, दोनों को शराब का ट्रेड करने का मन है, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि बिहार में बैन हो चुका है। ठीक है, दोनों ही इन्फोर्स नहीं करा सकते। बट अगर किसी का कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है, तो वो पार्टी चाहे बोले कि चलो ठीक है तुमने फ्रॉड से ले लिया, बट मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगले पार्टी को करना पड़ेगा। ये आइकॉनिक एफआर जो है, प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स मत करिए, है ना। क्लास का डेकोरम मेंटेन करना है, वरना फिर मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का? ऑप्शन मिलना मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी, उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। सबको यहां तक बात समझ में आ चुकी है? ओके, प्लीज डोंट मैसेज अननेसेसरली। प्लीज आइकॉनिक एफआर, आप प्लीज ऐसे कोई मैसेज ना करें जिससे क्लास में डिस्टरबेंस हो। ठीक है, प्लीज चैट बॉक्स आप लोगों को यूज नहीं करना है, चैट बॉक्स मेरे को यूज करना है। अभी हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, वॉइड पढ़ लिया, वॉइडेबल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन है या ओरली एक्सप्रेस किया गया है ढंग से, है ना। व्हेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, आपने एक्सप्रेस किया, चाहे बोल के किया हो चाहे लिख के किया, है ना। आपने एक्सप्रेस किया है, चाहे बोल के किया हो या लिख के किया हो। इसका लिख लो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इन वर्ड्स ईदर रिटन और स्पोकन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? आपने कंडक्ट के थ्रू,
एक्ट या कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस किया है, बोल के या लिख के नहीं किया। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि आप दुकान में बैठे हो, कोई कस्टमर आया, बोला मैं कोका कोला ले रहा हूँ, 5 रुपये दे रहा हूँ, आपने थम्स अप कर लिया, आपने बोला नहीं, लिखा नहीं, आपने लेकिन परमिशन दे दी, आपने 5 रुपये ले लिया, थम्स अप कर लिया कि तुम कोका कोला ले लो, है ना। तो ये कंडक्ट से आपने एक्सेप्ट किया। आपने ऑफर एक्सेप्ट कैसे किया? बाय कंडक्ट। तो अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड बाय कंडक्ट और एक्ट्स ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे बोल के या लिख के नहीं हुआ है, बाय कंडक्ट अगर हुआ है तो उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये लिख लोगे, लिख लो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अब आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें पूरा एक चैप्टर है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, अभी तक आपने कितने टाइप से कॉन्ट्रैक्ट पढ़े? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी छठवां है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ, देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हमने क्या बोला था, 2 पार्टीज होती है, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हाँ कि ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक पार्टी ऑफर देती है, एक पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, बट क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है। यहाँ पे दोनों पार्टीज ने ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, बट लॉ के द्वारा बना दिया गया है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बाय लॉ, दो पार्टीज के बीच में, ड्यू टू सम सिचुएशंस। अब वो सिचुएशंस क्या है मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे किसी पार्टी ने ऑफर नहीं दिया ना एक्सेप्टेंस दिया, बट फिर भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप कनॉट प्लेस है दिल्ली में, सीपी, आप कनॉट प्लेस में बैठे हो। ठीक है, आप एक जूता पॉलिश करने वाला जो पॉलिशर होता है ना, कॉबलर, एक कॉबलर आता है। ठीक है, एक कॉबलर आता है, वो आपका जूता पॉलिश कर रहा रहता है बिना कुछ बोले। आप भी जूता पॉलिश करवा रहे हो बिना कुछ बोले, आप बैठे हुए हो, वो कुछ नहीं, आके जूता पॉलिश कर रहा है और आप करवा भी रहे हो। बाद में बोलता है सर पैसे, है ना? तो आप बोलते हो कि मैंने बोला था जूता पॉलिश करने को, क्यों किए? कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर लॉ के द्वारा ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि अगर आपने ऑफर नहीं दिया था तो आप मना भी कर सकते थे, राइट टू रिफ्यूज़ आपके पास था, राइट टू रिफ्यूज़ आपके पास था, लेकिन आपने जूता पॉलिश कराया। आप अगर जूता पॉलिश कराया है तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। अब पैसे कितने देने पड़ेंगे ये तो अब है नहीं, तो उस समय नेगोशिएट होगा कि कितना पैसा देना है। ठीक है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक बन गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, अब सीपी में आप बैठे थे, एक आदमी आके जूता पॉलिश करने लग जाए, ना उसने ऑफर दिया ना आपने एक्सेप्ट किया, ना उसने बोला कि भैया मैं पॉलिश कर दूं, आपने बोला हाँ कर दो, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता। वो आके पॉलिश करने लगा, आप भी चुप थे, आप बस अपना पॉलिश करवा रहे थे। आपके पास राइट टू रिफ्यूज़ल था, आप मना कर सकते थे। आपने सर्विस ले ली है तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, आप सीपी में चल रहे हो, घूम रहे हो, आपको किसी का डायमंड रिंग मिल जाता है। ठीक है, अब आपको पता नहीं किसका है, तो वो डायमंड रिंग का क्या करोगे? आप ले लोगे? बताओ। डायमंड रिंग आप रख सकते हो, बट आप ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो विद द ओरिजिनल ओनर।
आप ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो विद द ओरिजिनल ओनर, ठीक है, कि वो डायमंड रिंग आप संभाल के रखोगे और जब वो ओनर आएगा तब आप उसको रिटर्न कर दोगे। तो अगर ओनर नहीं मिल रहा है तो डायमंड रिंग आप अपने पास रखो, लेकिन एज अ बेली, ठीक है, आप उसको अपने पास रखो, बट वो आपका नहीं है। जब भी वो ओरिजिनल ओनर मिल जाएगा या जब भी वो आपके पास, वो उसका ड्यूटी आपके पास पहुंचना, तब तक आप उसको अपने पास रखिए। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो कि ख़राब हो सकती है, तब आप उसको कंज्यूम कर लो या बेच दो। जब ओरिजिनल ओनर आएगा आप उसको पैसे में दे देना, पैसे दे देना। मान लो किसी का पिज़्ज़ा रखा था, वो भूल गया ऑर्डर दे के, आपने खा लिया, फिर वो वापस आया बहुत देर बाद, 3 दिन बाद, कि मेरा पिज़्ज़ा कौन खाया था। आपने बोला भाई मैंने खा लिया था, वो ऐसे भी ख़राब हो जाता, मैंने तुम्हारा वेट किया, तुम नहीं आए, फिर वो ख़राब हो जाता तो मैंने खा लिया, लो पैसे ले लो उसके, है ना। तब आपको ये, अगर वो चीज़ ख़राब हो सकती है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो या उसको बेच सकते हो, और जब वो ओनर आएगा तब आप उसको उसका दाम जो भी आपको बेच के मिला वो आप दे सकते हो, ठीक है। हाँ, पेरिशेबल गुड्स है, आपको रीजनेबल एफर्ट्स करना है कि वो ओनर मिल जाए, बट अगर नहीं मिला तब आप उसको बेच सकते हो या कंज्यूम कर सकते हो, और अगर फिर भी अगर वो ओनर मिल गया तब आप उसको अपना दाम वापस कर सकते हो। बट अगर वो गुड पेरिशेबल नहीं, तब आप उसको अपने पास रखो। अगर उसको संभाल के रखने में आपका कुछ खर्चा हुआ है तो वो खर्चा आप, ओनर अगर आता है तो उससे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर डेवलप्ड बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस फ्रॉम वन पार्टी या अनदर पार्टी नहीं रहता है, ठीक है। देर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टी, बट द लॉ इन्फर्स अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, मैंने 2 सिचुएशन का एग्जांपल दिया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और सेकंड क्या था, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। वो कॉबलर जब आपका जूता पॉलिश कर रहा था तो वो चैरिटी में तो कर नहीं रहा है, वो पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। सो पेमेंट फॉर अ नॉन ग्रेचुअस, ग्रेचुअस मतलब चैरिटी, कुछ उसमें करना, नॉन ग्रेचुअस एक्ट, तो ये नॉन चैरिटेबल एक्ट है, ठीक है। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? So can you please repeat the definition once? हाँ, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टी, देर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टी, बट लॉ इन्फर्स अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सर्टेन circumstances. Law infers the contract under certain circumstances. तो ऐसे 5 circumstances हैं, जब वो चैप्टर आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आपको 2 का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब आप लिख लो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, अब 2 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम लोग, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। ठीक है, देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है व्हेन बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटली परफॉर्म्ड देयर पार्ट ऑफ द ड्यूटीज। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? व्हेन बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटली परफॉर्म देयर ड्यूटीज या प्रॉमिस, तब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। आप दुकान में गए, आपने पैसा दिया, पेन लिया, तो दुकानदार ने पेन दे दिया, आपने पैसा ले लिया, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दोनों पार्टीज को फ्यूचर में अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है। आप एक पेंटर के पास गए, आपने बोला 2 हफ्ते बाद मेरे को ये पेंटिंग बना के देना, मैं तब पेमेंट करूँगा। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसको पेंटिंग बना के देनी है 2 हफ्ते में, आपको पेमेंट 2 हफ्ते बाद करनी है, ठीक है। लेकिन दोनों चीज़ फ्यूचर में है, ठीक है। तब ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड में क्या हो गया? दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी में क्या हो गया? दोनों कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, बट दोनों पार्टीज को अपनी पार्ट ऑफ द ड्यूटी अभी परफॉर्म करना बाकी है। आप पेंटर के पास गए, पेंटर से आपने बोला पेंटिंग बना के दो, वो बोला 2 हफ्ता लगेगा, आपने बोला 2 हफ्ता लो और पेंटिंग बनाओ, मैं 2 हफ्ते बाद पेमेंट करता हूँ जब पेंटिंग बन जाएगी। तो अभी दोनों को अपना अपना पार्ट ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब आप लिख लो लास्ट, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे एक पार्टी का ऑब्लिगेशन दूसरे पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो एक्ट पूरा कर पाएगा कि नहीं। लेट से आपका, अगर बहुत बार आपके घर में भी होता होगा, आपका कोई कीमती सामान खो गया, ठीक है, आपने एक ऑफ़र दे दिया कि जो भी मेरा सामान खोज के दे देगा उसको मैं 500 रुपये दूंगा, है ना। तो ये क्या है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपने एक ऑफ़र किया है जनरल नेचर का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सामान खोज के लाएगा, जो भी सामान खोज के लाएगा, पहले वो सामान खोज तो ले, तब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी। पहले ये यूनिलैटरल वर्क है, पहले एक आदमी को पूरा खोजना पड़ेगा, वो खोज ले, उसको मिल जाए, अगर जिसको भी मिलेगा तब आप दोगे, है ना। बायलैटरल, जनरली सारे कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल ही होते हैं। आप दुकान में गए, आपने कुछ गुड्स पसंद किया, आपने वो खरीद लिया, पेमेंट दिया, गुड्स ले लिया, तो ये बायलैटरल हो गया, इमीडिएट हो गया। यूनिलैटरल में डिपेंड करता है कि वो खोज पाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स समझ में आया? तो क्या क्या काइंड्स या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अब हम लोग क्लास ख़त्म करने वाले हैं, तो अटेंडेंस के लिए हमें देखना होगा कि आप लोग क्लास एक्चुअली अटेंड कर रहे थे कि नहीं। एवरीवन प्लीज़ आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। और प्रॉपरली आप लोग टेबल चेयर में बैठ के क्लास लिया करो, है ना, कि आप लगे कि आप लोग क्लास ले रहे हो। यू शुड नॉट टेक क्लास ऐसे बेड पे लेट के या इस टाइप से, ठीक है। यू शुड बी इन अ प्रॉपर वे। अभी सबने ऑन नहीं किया है, एवरीवन प्लीज़। आस्था, भूमिका, सपना, जिनका मेरे स्क्रीन में फ्रंट पे आ रहा है, सिमरन, ओके, ऑल राइट। तो अब आप लोग लिख लीजिए काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज़ टेबल चेयर में, जैसे आस्था पढ़ाई कर रही है प्रॉपरली टेबल चेयर में, मुस्कान भी प्रॉपरली टेबल चेयर में बाकायदा एकदम हेडफोन लगा के बढ़िया सा पढ़ाई कर रही है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैनब इज़ ऑल्सो स्टडिंग प्रॉपरली, सिमरन इज़ ऑल्सो स्टडिंग प्रॉपरली। आप लोग भी ऐसा नहीं कि बेड में लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, प्रॉपरली पढ़ाई करना है टेबल चेयर पे बैठ के। तो लिखिए काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? सबसे पहले हमने पढ़ा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
उसके बाद हमने पढ़ा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट वी स्टडीड, बताइए, Express So contract. express contract. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। देन वी स्टडीड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अपना अपना माइक ऑफ कर दो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देन वी स्टडीड क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। देन वी स्टडीड executed contract. Then we studied executory contract. Then we studied unilateral contract. Then we studied bilateral contract. All right. So with this, we have completed